हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो 7 जनवरी को पेपर है, 7 जनवरी को उसी को देखते हुए बीए, बीएससी, बीकॉम का को कैरिकुलर का पेपर देखेंगे। पिछले 2 सालों का, 2024 का और 2025 का, ये 2 सालों का पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। हम लोग का सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये दोनों ही पेपर बहुत ही अति उपयोगी हैं और जो 7 जनवरी को पेपर होने वाला है इसमें सहायक आप लोग को हो सकते हैं। तो चलो इसमें 2025 का हम लोग पेपर देख लेते हैं, फिर इसके बाद 2024 का पेपर देखेंगे। तो 2025 का जो पेपर हुआ था ये 6 सेमेस्टर में हुआ था, जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। लेकिन इस बार क्या है कि ये 3rd सेमेस्टर में होने वाला है। पहले हम लोग का 6 सेमेस्टर में हुआ था, इस बार 3rd सेमेस्टर में होने वाला है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल है 50 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इस प्रकार 100 मार्क्स के ये पेपर हैं और हमें टाइम मिलेगा 1.5 घंटे टाइम मिलेगा। तो चलो एक एक कर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि साक्षात्कार की तैयारी में अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना कौन सा कदम है। तो देखो ये होता है तीसरा कदम। अब जान लेते हैं हम लोग कि पहला कदम क्या है और दूसरा कदम क्या है। पहला कदम हमें अपने आप पर विश्लेषण करना होता है कि हमें नौकरी करना है कि नहीं करना है। और दूसरा कदम क्या होता है कि अपने कौशल पर हमें फोकस करना होता है, हमें अपने स्किल पर ध्यान देना होता है। और तीसरा कदम तो यहाँ हो ही गया। तीसरा कदम साक्षात्कार की तैयारी में अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना होता है। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक नए स्नातक का बायोडाटा समानतः कितने पेज का होता है। तो ये जो होता है ये मुख्यतः एक ही पेज का होता है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अपना बायोडाटा ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए बायोडाटा ख़त्म करने के बाद हमें उसके त्रुटियों के लिए एक प्रूफ रीड करना चाहिए और अन्य लोगों से हो सके तो इसे प्रूफ रीड करवाने को भी कहें और इसे अच्छी स्थिति में रखें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर का प्रश्न है कि बायोडाटा का उद्देश्य क्या है। तो बायोडाटा का जो उद्देश्य होता है उसमें उसका होता है कि कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए एक स्व विज्ञापन होता है। यही उद्देश्य होता है। इसी के माध्यम से हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपना बायोडाटा उसमें फिल करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चलो 5वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लिंक्डइन पर खुद को पेशेवर रूप से ब्रांड करने का एक तरीका है। तो देखो जो खुद को पेशेवर रूप से ब्रांड करने का एक तरीका है कि अपना प्रोफाइल 100% पूरा करें। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इस प्रकार 6वां क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता बढ़ाने की एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तो देखो इसका एक अच्छी रणनीति ये है कि अपने प्रोफाइल में SEO कीवर्ड का उपयोग करें। तो चलो ये भी जान लेते हैं कि ये SEO क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी के माध्यम से अगर हम कीवर्ड ऐसा डालते हैं तो लोग सर्च करेंगे तो हमारा प्रोफाइल भी आएगा। जैसे ये हम को कैरिकुलर का वीडियो बना रहे हैं ना, तो यूट्यूब पर हम डालेंगे को कैरिकुलर, तो आप लोग को कैरिकुलर यूट्यूब पर लिखेंगे तो ये वाला हमारा वीडियो आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं SEO। तो हमारा SEO क्या हो जाएगा, को कैरिकुलर। अगर आप लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाएंगे तो अपना कीवर्ड SEO कीवर्ड्स डालेंगे, तो वो डालेंगे तो आपका प्रोफाइल आ जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा वाला। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द को पहचानें। तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए जो हमारे पास तकनीक होता है उसे काइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं। इसमें देखिए जो प्रोक्सेमिक्स है ये हमें किसके बारे में बताता है कि स्थान,
स्थान एंड दूरी। क्या बताता है? स्थान और दूरी। और कालक्रम इसमें क्या होता है? इसमें समय होता है। क्या होता है? समय। और हैप्टिक्स में क्या होता है? स्पर्श संचार होता है। कैसा संचार होता है? स्पर्श संचार होता है। तो इस प्रकार हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, काइनेसिक्स। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न देख लिए हम लोग। अब 8वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जैसा कि हम लोग बताए हैं कि ये अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेसिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेसिक्स। और हैप्टिक्स स्पर्श संचार को कहते हैं। कालक्रम समय जिस संचार में शामिल हो उसे कहते हैं। और प्रोक्सेमिक्स किसे कहते हैं? दूरी और स्थान जिसमें शामिल हो। तो इस प्रकार हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किसी चर्चा समूह में पोस्ट करने से पहले आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, दस्तावेज ढूंढें। हाँ, इसको तो ढूंढना ही चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ें। हाँ, इसको भी पढ़ना चाहिए। समूह के स्वर और चरित्र का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ मौजूद पोस्ट पढ़ें। हाँ, इसको भी करना चाहिए। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का? चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है? क्या पूछा है? अप्रभावी बनाता है। अप्रभावी कौन बनाता है? अस्पष्टता। हाँ, अस्पष्टता जो है ये अप्रभावी बनाता है। संक्षिप्तता तो नहीं, संक्षिप्तता अगर रहेगा तो अप्रभावी नहीं रहेगा, प्रभावी हो जाएगा संचार। और स्पष्टता रहेगा तो भी प्रभावी होगा। तो हमसे पूछा है अप्रभावी। अप्रभावी मतलब जिसको जो अस्पष्ट रहेगा कोई भी संचार तो वो अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट है नहीं, तो हमारा और आपका संचार कैसा रहेगा? अप्रभावी। समझ में आ गया ना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। अब 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संचार की कौन सी शैली नहीं है? तो देखिए संचार की जो शैलियाँ होती हैं ये 4 होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है एसर्टिव, जिसे मुखर कहते हैं। दूसरी होती है एग्रेसिव, जिसे आक्रामक कहते हैं। और तीसरा होता है पैसिव एग्रेसिव। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है पैसिव। पैसिव। हमसे क्या पूछा है? कौन सी नहीं है? तो इसमें जो एक्टिव ऑप्शन दिया है ये वाला नहीं है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन चौथा ना। हमसे क्या पूछा था कि नहीं है ना, तो नहीं है कौन सा है? तो एक्टिव वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? एक्टिव वाला। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। संचार की सबसे प्रभावी और स्वास्थ्यप्रद शैली है, तो कौन सी सबसे प्रभावी और स्वास्थ्यप्रद शैली है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असर्टिव, यानी कि मुखर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश 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 व्यवहार आमतौर पर ईमानदार, प्रत्यक्ष, अभिव्यंजक, साहस और आत्मवर्धक होता है। तो किस में होता है ये होता है मुखर में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन इसका हो गया फर्स्ट ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर का क्वेश्चन हमें देखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुनने का हमारे संचार पर कितना प्रभाव पड़ता है? तो जो सुनने का प्रभाव है ये हमारे संचार पे 40 से लेकर 70% तक पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। 14 का चौथा। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सुनने का तीसरा चरण क्या है? तो देखिए सुनने में टोटल 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्राप्त करना यानी कि ग्रहण करना। दूसरा चरण होता है समझना। और तीसरा चरण क्या होता है? मूल्यांकन करना। और चौथा चरण क्या होता है? याद करना। और 5वां चरण क्या होता है? फीडबैक देना, यानी कि प्रतिक्रिया देना। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि
तीसरा चरण कौन सा है? तो तीसरा चरण कौन सा है? मूल्यांकन करना। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? सेकेंड वाला, यानी कि मूल्यांकन करना, 15 का सेकेंड। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण है? अभी ऊपर हमने बताया ना कि सुनने का पहला चरण क्या है? प्राप्त करना या ग्रहण करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्राप्त करना। अब 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न उत्तर तकनीक सुधार में मदद कर सकती है। तो जो प्रश्न उत्तर तकनीक है ये किसके सुधार में मदद कर सकती है? तो ये हमारे बोलने की कौशल के तकनीक में मदद कर सकती है ना। बोलने की कौशल हमारी अच्छी हो सकती है। तो यही है प्रश्न उत्तर तकनीक सुधार जो है हमें मदद करती है किसमें? बोलने का कौशल में। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि फ़ोन पर बात करते समय किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? तो हम सभी फ़ोन पर तो बात किए ही हैं। कैसे बात करते हैं? तो बोल कर करते हैं। बोलकर को क्या कहते हैं? मौखिक। और आवाज़ का लहजा भी हमारा होता है ना। इसमें शारीरिक भाषा होता है। दूसरा ऑप्शन दिया मौखिक और शारीरिक भाषा, नहीं। मौखिक संचार तो केवल मौखिक दिया है और उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है। हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? मौखिक और आवाज़ का लहजा, हम किस टोन में बोल रहे हैं, जैसे गुस्साए हुए हैं, क्रोध में बोल रहे हैं या हंसी में बोल रहे हैं, तो ये आवाज़ का लहजा भी इसमें होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न बोल रहा है डैश 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 संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। तो देखो कौन सा हमें पृष्ठभूमि, जो संदर्भ प्रेषक होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, इनके पृष्ठभूमि का समानता को कौन संदर्भित करता है, यही पता लगाना है ना। तो देखो शारीरिक जो है, शारीरिक पृष्ठभूमि ये अलग अलग हो सकती है, प्रेषक का भी और प्राप्तकर्ता का भी, और सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग हो सकती है, और काल अनुक्रम समय भी अलग अलग हो सकता है। क्या चीज़ एक हो सकता है? तो हो सकता है संस्कृति। तभी तो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर हमारी सांस्कृतिक सेम है तभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा नंबर का। चलो 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है मौखिक संचार डैश 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 का उपयोग होता है। मौखिक संचार किसे कहते हैं? जिसमें हम बोलते हैं, तो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? संकेत करते हैं? नहीं, संकेत तो नहीं करते हैं। गणित नहीं, छवियाँ नहीं, क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड वाला। ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि डैश 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 संचार में आवाज़ का लहजा, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल हैं। तो किस में शामिल है हमें बताना है। तो अशाब्दिक संचार में ये सभी शामिल है। देखो संचार 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? पहला हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मौखिक संचार। दूसरा हो जाएगा नॉन वर्बल। कौन सा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे क्या बोलते हैं? अशाब्दिक। वर्बल में हम बोलते हैं जिसमें हमारा शब्द होता है। नॉन वर्बल में हम अपने बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे हम इशारा किसी को करते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने हाथों से किसी को बुलाते हैं, तो ये हो जाएगा नॉन वर्बल। और तीसरा होता है रिटेन कम्युनिकेशन, यानी लिखित संचार। किसी को हम लिख कर संचार करते हैं, जैसे लेटर लिखना हो गया, एप्लीकेशन लिखना हो गया। और चौथा होता है विजुअल संचार, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मतलब मान लीजिए एक हम इमेज बना दिए, यहाँ मान लीजिए हम ऐसा एक इमेज बना दिए और इसमें एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। तो ये पेड़ क्या बता रहा है? कुछ न कुछ कहता होगा, तो ये भी तो संचार का माध्यम ही तो हुआ। पेड़ हरा है कि सूखा है, ये भी कुछ बता रहा है, तो ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार हमसे प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि डैश 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 संचार में आवाज़ का लहजा, शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव आदि शामिल है। तो किस में शामिल है? ये अशाब्दिक संचार में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो देखो जो इसका वर्गीकरण है, इसका 1921 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो युंग ने किया था। युंग किस में? ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकेंड, युंग ने किया था। ठीक है। और आगे प्रश्न है 23 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन क्रेसधमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो देखो इसमें जो पुष्ट है, यानी कि हष्ट पुष्ट, शारीरिक तंदुरुस्त, ये दिए थे उन्होंने। संदर्भ संबंधित, तो इसको अभी रहने देते हैं।
तीसरा नंबर का ऑप्शन है कि दुर्लभ, दुर्लभ मतलब कमज़ोर, इसको भी दिए थे वो। और पिकनिक मतलब छोटा, ड्वार्फ, बौना, मोटा, इसे कहते हैं पिकनिक। तो इसमें हमें जो नहीं दिए थे वो था हमारा संदर्भ संबंधित। तो कौन सा ऑप्शन हमसे हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं दिए थे, क्या पूछा है, नहीं दिए थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला, संदर्भ संबंधित नहीं दिए थे। चलिए 23 के बाद 24 नंबर का प्रश्न है, बचपन में व्यक्तित्व होता है। तो देखो हमें पूछा है बेसिकली कि जो बचपन में हमें हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है। तो हमें यहाँ 2-3 चीज़ें जान लेना अति आवश्यक है कि अंतर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी क्या होता है, एम्बिवैलेंट क्या होता है। तो देखो जो अंतर्मुखी होता है इसमें हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऊर्जा यानी कि मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपने शरीर के अंदर से। किसमें, शरीर के अंदर से प्राप्त करते हैं। और बहिर्मुखी में शरीर के बाहर से ऊर्जा प्राप्त करना है, देश दुनिया को देखते हैं और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको देखकर हम उससे अपने आप को मोटिवेट होते रहते हैं, ऊर्जा हमें मिलता रहता है, कुछ करने का प्रेरणा मिलता रहता है। और एम्बिवैलेंट होता है इन दोनों का संतुलन, यानी कि अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दोनों का संतुलन को एम्बिवैलेंट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर से भी मोटिवेशन लेते हैं और बाहरी दुनिया से भी मोटिवेशन लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्बिवैलेंट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, बचपन में व्यक्तित्व होता है। तो बचपन में देखो जो बच्चे होते हैं अधिकांश बाहर की चीज़ों को देख कर ही वो उत्सुकता उसके अंदर आती है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए इस प्रकार अब 25वां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहा है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। तो हमें व्यक्तित्व लक्षण और विशेषताएं पूछा है ना। तो पहला बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है। हाँ, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका अलग एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है। जैसे हमारा व्यक्तित्व कुछ और होगा, आप सभी का व्यक्तित्व कुछ और होगा, तो ये हो जाएगा अद्वितीय व्यक्तित्व। और पूछा है दूसरा बोल रहा है कि व्यक्तित्व एक संयुक्त समग्रता के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये भी सही है। और तीसरा बोल रहा है कि व्यक्तित्व स्थिर है, गतिशील नहीं। तो देखो ये नहीं हो सकता है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, गतिशील है। और इसमें उल्टा बोला है कि स्थिर है, गतिशील नहीं। मान लीजिए आज हमारा व्यक्तित्व कुछ और है, आज हमारे अंदर दया की भावना है, कल हमारे अंदर क्रोध की भावना हो सकती है। आज हम किसी तरीके से किसी पर दया कर रहे हैं, कल हम किसी पर क्रोध करने लगेंगे। तो ये हमारा व्यक्तित्व कैसा है, गतिशील है, स्थिर नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सा सही है। हमें क्या पूछा है कि क्या पूछा है, लक्षण या विशेषताएं हैं। तो हो जाएगा पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। ऑप्शन दिया है कौन सा, पहला दूसरा किस में दिया है, चौथा में। तो हम लोग का चौथा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, गलत कथन चुने। व्यक्तित्व अद्वितीय एवं विशिष्ट होता है। हाँ, व्यक्तित्व अद्वितीय होता है और विशिष्ट भी होता है। कह रहा है व्यक्तित्व अनुवांशिक और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है। हाँ है। और कह रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार पर फैलता है, ये भी है। और चौथा नंबर का व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही सीमित है, ये तो नहीं है, केवल दिखावे तक तो सीमित नहीं है। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है गलत कथन चुने। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, गलत, चौथा वाला कि व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही सीमित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है। तो मौखिक मतलब क्या होता है, बोल करना। तो बोलकर कौन सा परीक्षण है। पहला कह रहा है कि विषयागत धारणा परीक्षण, तो ये तो नहीं है, ये बोलकर नहीं, ये तो लिख कर होगा। स्याही धब्बा परीक्षण, ये भी बोलकर मौखिक नहीं होगा। और व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण, ये हो सकता है बोलकर। और चौथा कह रहा है संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, तीसरा वाला। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि व्यक्तित्व के डैश 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 दृष्टिकोण में आत्म सुधार को महत्व दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा मानववादी। कौन सा हो जाएगा, मानववादी, यानी कि तीसरा वाला कि व्यक्तित्व के मानववादी दृष्टिकोण में आत्म सुधार को महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है। व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक जो है वो है कि व्यक्तिगत विषयगत धारणा परीक्षण जो होता है, यही व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो देखो, जो बच्चों का व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वालों में वंशानुगत भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण भी, किस प्रकार का सामाजिक वातावरण बच्चे को मिल रहा है, और भौतिक वातावरण भी। तो इस प्रकार हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऊपर के सभी, ऑप्शन 4। चलिए 31 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण है। जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट पूछा है ना। तो बायोलॉजिकल में क्या हो सकता है? आनुवांशिक की प्रभाव, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि पुरुषों के चेहरे के संदर्भ मानक सहित किस भाग को साफ किया जाना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा दाढ़ी, मूछ और साइड बर्न को साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलो 33 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। जब पुरुष सहायक उपकरण चुनते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कैसे हों। पहला कह रहा है ध्यान आकर्षण करने के लिए एक आकर्षक घड़ी चुने। हाँ, ये हो सकता है। चिकने बकल वाली चमड़े की बेल्ट चुने नहीं, लंबे जूते चुने नहीं, चमकदार कपड़े चुने नहीं। तो हमें क्या चुनना चाहिए? एक आकर्षित ध्यान आकर्षण करने वाला एक घड़ी चुनना चाहिए सहायक के रूप में। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 34 नंबर का प्रश्न है कि महिलाओं के पास ऐसे जूते होने चाहिए जो, देखो महिलाएं अधिकांश हील वाले जूते पहनती हैं ना, तो जिसकी हील की 2 इंच से ऊपर हो जिसका हील। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। इसमें देखो और भी ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या है कि पहला क्या बोल रहा है कि खुले पैर वाले नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। प्लास्टिक के बने हो तो प्लास्टिक के तो महिलाएं ही थोड़ी पहनेंगे, सभी लोग पहन सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। तो इस हिसाब से हमें हील 2 इंच से ऊपर वाले को ही सही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सेकेंड। चलो 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि स्वच्छता शब्द हाइजीनिया से बना है, जिसका अर्थ है। तो देखो हाइजीनिया का अर्थ होता है, यूनान में एक देवी का नाम है, उसी के नाम से हाइजीनिया लिया गया है और उसी से हमारा स्वच्छता शब्द बना हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। चलो इसके बाद 36 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो किसी भी संगठन के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? वाद विवाद करना चाहिए? नहीं। समूह चर्चा करना चाहिए? हाँ। तो इसके लिए कौन सा? भाषण नहीं, तर्क नहीं, समूह चर्चा करेंगे तो ये हमारे संगठन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए 36 के बाद 37 नंबर का प्रश्न है, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो देखो समूह चर्चा में हमें भावात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला। 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर का बोल रहा है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार आमतौर पर कितने समय का होता है। तो देखो आमतौर पर जो नौकरी के लिए इंटरव्यू होते हैं वो हमारे 30 मिनट के आसपास होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला 30 मिनट। अब 39 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में पारभाषा संचार, कौन सा पारभाषा संचार के घटक है। तो पारभाषा संचार के घटक हैं वो आवाज़ हैं, शोर हैं, प्रभाव हैं। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रकार हो जाएगा? पहला वाला। चलिए 40 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। नेटिकेट की आवश्यकता क्यों है। तो नेटिकेट की आवश्यकता क्या है कि पहला क्या दिया है, इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, करना नहीं, उपयोगकर्ताओं के ऑनलाइन अधिकार को बढ़ाना नहीं, दूसरे के साथ ऑनलाइन ठीक से संवाद करना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि तीसरा ऑप्शन। और चौथा है इंटरनेट पर यौन सामग्री को प्रतिबंधित करना, ये भी नहीं हो सकता है। तो नेटिकेट के लिए दूसरे के साथ ऑनलाइन ठीक से संवाद करना। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, थर्ड ना। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है कि सोशल मीडिया नेटवर्क जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखो उसका नाम जो बदलकर मेटा कर दिया गया है। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समानता है। हमें देखो समानता पूछा है ना, किस में पूछा है
फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, आता है पिंटरेस्ट में। तो देखो ये सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड वाला ना। चलो 43 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हैकिंग के लिए यूजर का पासवर्ड जानना क्या कहलाता है। तो देखो हैकिंग के लिए जो यूजर का पासवर्ड जानना ये स्पूफिंग कहलाता है। स्पूफिंग किस में दिया है, ऑप्शन सेकेंड में। चलिए 44 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों में सभी बड़े अक्षरों में टाइप करना क्या कहलाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों में जब बड़ा अक्षरों में टाइप होता है तो इसका होता है कि आप चिल्ला रहे हैं, यानी किसी पर क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है नेटिकेट का स्वर्णिम नियम क्या है। नेटिकेट का स्वर्णिम नियम ये होता है कि मानव को याद रखना, यानी कि संचार जो हो रहा है वो मानव और मानव के बीच में हो रहा है, इसको याद रखना, यही स्वर्णिम नियम होता है। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग के लिए फ्लेम मेल ये भी साइबर बुलिंग है, पोस्ट करने का अर्थ और चर्चा बोर्ड पर टिप्पणियाँ ये भी साइबर बुलिंग है, नफरत मेल ये भी साइबर बुलिंग है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 47 नंबर का प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कभी नहीं देना चाहिए। देखो इंटरनेट पर हम अपना प्राइवेसी हमें नहीं देना चाहिए। तो प्राइवेसी में हमें क्या क्या आ जाता है, हमारे प्राइवेसी में नाम आ जाता है, पता आ जाता है, उम्र आ जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी हमें ये सभी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हमारे साथ फ्रॉड हो सकती है। ठीक है 48 नंबर का प्रश्न है कि साइबर स्पेस में आपका मूल्यांकन कैसा किया जाता है, कैसे किया जाता है पूछ रहा है, साइबर स्पेस में आपका मूल्यांकन। तो देखो इसमें इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है कि आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं और वह कैसा दिखता है, इसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा वाला। 49 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश या ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तुरंत उसे खोलें और उत्तर दें, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। इसे खोले बिना हटा दें, ये सही हो सकता है। पुलिस को सूचित करें, देखो अभी छोटा मैटर है, इसमें पुलिस को तुरंत सूचित नहीं करना चाहिए अभी ऐसा। तो इससे अच्छा अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो सेकेंड ही हो जाएगा कि इसे खोले बिना ही हटा दें, और इसे अपने इनबॉक्स में तब तक छोड़े जब तक आपको पता न चल पाए कि यह कौन है। तो ये हम फालतू का अपने इनबॉक्स में क्यों छोड़ें, इससे बढ़िया है कि हम इसको डायरेक्ट डिलीट ही कर दें, इसे खोले बिना इसे हटा दें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का कि चैट का संक्षिप्त नाम BRB है। देखो BRB हमें पूछा है ना, तो BRB होता है BRB का होता है बी राइट बैक, यानी तुरंत वापस आ जाओ। तो इस प्रकार इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखो ये 2025 का जो क्वेश्चन था आया हुआ 6 सेमेस्टर में को करिकुलर का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो इसका हम लोग 50 क्वेश्चन टोटल कर दिए, और अब हम लोग क्या करेंगे 2024 का जो पेपर है पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 2024 का, हम लोग ने ऊपर देखा था कि 2025 का क्वेश्चन था, अब हम लोग किसका देखेंगे 2024 में। ये थर्ड सेमेस्टर का ही है, उस टाइम आया था को करिकुलर में, क्या था, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ही पेपर है, BA BSc BCom BBA थर्ड सेमेस्टर का। तो चलिए इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन है, कितने हैं 50 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार हमें 100 नंबर के ये भी प्रश्न हो जाएंगे, और हमें 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ है, 1.5 घंटे का समय मिला है। तो एक एक कर हम लोग 2024 का भी प्रश्न देख लेते हैं। और ये दोनों प्रश्न जो आए हैं 2024-25, जो 7 जनवरी को पेपर है आपका, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न हैं, 2024 का भी 2025 का भी। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से आप लोग 2-3 बार देख कर ही जाइएगा 7 जनवरी को पेपर देने। तो 2024 का अब हम लोग देख लेते हैं एक एक कर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडाटा का उद्देश्य क्या है। तो देखो बायोडाटा का उद्देश्य होता है कि कौशल, अनुभव और योग्यता का सारांश प्रदान करना। बायोडाटा में ये सारे चीज़ें लिखी जाती हैं,
कौशल, अनुभव, योग्यता। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। और दूसरा नंबर का प्रश्न है कि डैश 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 समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। तो समूह चर्चा में क्या होता है? समूह चर्चा में जो है ये हमारा समूह चर्चा में होता है टीम के सदस्यों के बीच विचार मंथन। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 ना। चलो तीसरा नंबर का प्रश्न है समूह चर्चा में डैश 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 में राय और विचार व्यक्त करना शामिल है। तो ऑप्शन दिया है कि उद्घाटन चरण में, सुनने का चरण में और भागीदारी चरण में। तो किस में हमारे राय और विचार व्यक्त करने का वो होता है, विचार व्यक्त कर सकते हैं और राय व्यक्त कर सकते हैं? कौन सा समूह चर्चा के कौन से चरण में? तो ये होता है भागीदारी चरण। कौन सा होता है? भागीदारी चरण। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा कि भागीदारी चरण में, यहाँ हो जाएगा भागीदारी चरण में, समूह चर्चा में भागीदारी चरण में राय और विचार व्यक्त करना शामिल है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा भागीदारी चरण। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि है। तो जो इसका सामान्य विधि है वो है कि निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाला परिदृश्य। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानव व्यवहार का तात्पर्य क्या है? तो देखो मानव व्यवहार से तात्पर्य है कि मानव की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, इसी को कहते हैं मानव व्यवहार। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। छठवां नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है। व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण पूछा है ना। तो टीम वर्क हो सकता है क्या? नहीं। समूह निर्णय लेना? नहीं। सामाजिक समारोह? नहीं। ये तो समूह का हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप की पूरे टीम की हो जाएगी। हमसे पूछा है व्यक्तिगत व्यवहार, तो व्यक्तिगत व्यवहार के लिए हो जाएगा व्यक्तिगत निर्णय लेना, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। चलिए अब सातवां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल है? तो आत्म जागरूकता विकसित करने में हमें पूछा है कि क्या शामिल है। तो देख लेते हैं ऑप्शन है कि व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो ये तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा कर है किसी की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें जो कि आत्म जागरूकता विकसित करने में हमारा यही शामिल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन कि किसी की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। 8वां नंबर का है कि बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। तो देखो बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो हम शरीर के किसी अंगों के द्वारा संचार करते हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा। क्या है? हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा से। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है कि अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। तो देखो अशाब्दिक संचार है, इसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज का ही उपयोग किया जाता है। तो हम शरीर से संचार कैसे करते हैं? जोर से बोल कर, तो ये हो जाएगा मौखिक संचार। ईमेल भेज कर ये हो जाएगा लिखित संचार। हमें पूछा अशाब्दिक यानी बॉडी लैंग्वेज से, तो मुस्कुराते हुए, तो हाँ ये हो जाएगा। एक टेक्स्ट संदेश भेजना तो ये भी लिखित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा वाला। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है संचार प्रक्रिया है। संचार का क्या क्या प्रक्रिया है? तो संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अब पूछ रहा है 11 नंबर का प्रश्न, अंतर सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए? तो हमें क्या विचार करना चाहिए कि सांस्कृतिक मापदंडों और प्रथाओं को अपनाना चाहिए ना। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं। सार्वभौमिक शारीरिक भाषा इशारों का उपयोग करना चाहिए, भी नहीं हो सकता। गैर मौखिक संचार में से बचना चाहिए, भी नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यावसायिक संबंध बनाने में हमें मदद प्रदान करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है कि सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है? तो सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होना ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड।
14 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो, व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी की भी ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अब 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज मतलब हम अपने शरीर के अंगों से संचार करते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके माध्यम से हम शरीर के अंगों से एक दूसरे से संचार करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इशारों, चेहरे के भाव आदि के माध्यम से गैर मौखिक संचार। तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अब 16 नंबर का प्रश्न है कि सांस्कृतिक विभिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करती हैं। देखो, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं वो बॉडी लैंग्वेज को इस प्रकार प्रभावित करती हैं कि मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम हाथ को हिलाने से कुछ और समझते हैं, और जो तमिलनाडु हो गया उधर अगर हाथ हिला रहे हैं तो आपका इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है कि सांस्कृतिक मापदंडों का शारीरिक भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल गलत है, प्रभाव पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियाँ इशारों की अलग अलग व्याख्या कर सकती हैं। हाँ, ये सही है। मान लीजिए हमारा कल्चर में किसी चीज़ को किसी और चीज़ समझा जाता है, और वहीं हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में चले जाएं तो सेम चीज़ रहेगा। हाथ हिलाना या उंगली दिखाना, इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए, 17 नंबर का प्रश्न है कि मूल संचार प्रक्रिया है। तो देखो, मूल संचार प्रक्रिया है, इसमें होता है प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, शोर, प्रतिक्रिया, लास्ट में फीडबैक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलो, इसी प्रकार 18वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश 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 अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। अशाब्दिक संचार मतलब बॉडी लैंग्वेज से, तो हाथ के इशारों का उपयोग करना अशाब्दिक संचार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है। चलो, 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि संचार की प्रभावी संचार के 7 C में कौन सा एक नहीं है। तो देखो, हम लोग जान लेते हैं कि जो संचार प्रभावी संचार है इसके 7 C क्या होते हैं। क्या पूछा है, 7 C ना। तो 7 C के बारे में हम लोग एक एक कर कर देख लेते हैं कि हमारे जो 7 C हैं इसका क्या क्या मतलब होता है ना। तो सबसे पहला होता है क्लियरिटी। क्या होता है, क्लियरिटी। क्लियरिटी अगर हम लिखना चाहें, चलो लिख लेते हैं क्लियरिटी। एक मिनट। पहला हो जाएगा 7 C ना, 7 C पहला हो जाएगा क्लियरिटी, यानी कि जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो स्पष्ट है कि नहीं है ना। दूसरा हो जाएगा कॉन्शियसनेस। क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस, यानी कि संक्षिप्तता, यानी कि हम किस जो संचार कर रहे हैं वो संक्षिप्त है कि नहीं। और तीसरा हो जाएगा कनकरेटनेस, यानी कि ठोसता, कि जो भी हम चीज़ बोल रहे हैं वो ठोस कितना है। तो ये हो गए, 3 हो गए। चलो आगे देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथा है करेक्टनेस। करेक्टनेस यानी कि शुद्धता, हम कितना शुद्ध संचार कर रहे हैं। और 5वां हो जाएगा कोहेरेंस। कोहेरेंस यानी कि सुसंगता, यानी जो भी हम बोल रहे हैं वो पहले से और अब से सुसंगत है कि नहीं, मेल खा रहा है कि नहीं। और 6वां हो जाएगा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी कि पूर्णता, कि जो भी हम बोल रहे हैं वो पूर्ण है कि नहीं। और लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला C का मतलब हो जाएगा कोर्टेसी, यानी कि शिष्टाचारात्मकता, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं वो शिष्टाचार युक्त है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग 7 चीज़ें देख लिए कि 7 C का मतलब है। और हमसे क्या पूछा है, नहीं है। तो इन 7 को छोड़कर जो ऑप्शन में नहीं रहेगा उसी को हम लोग टिक मार देंगे। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन है कि ये कॉन्शियसनेस यानी कि संक्षिप्तता, ये तो है। जटिलता, देखो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये चौथा। 7 C में
कॉम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं आया है। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब 20वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है। तो देखो जो प्रभावी संचार है इसमें हमसे पूछा है कि बाधा क्या बन सकता है ना। तो अगर हमारे आपके बीच में संचार हो रहा है तो इसमें अगर शोर करे या ध्यान भटकाए तो ये प्रभावी बन सकता है नहीं। तो इसके लिए कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, कि प्रभावी संचार में शोर और ध्यान भटकाना बाधा बन सकता है। ठीक है, चलो अब 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि डैश 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 में विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है। तो किस में शामिल है इसमें, तो इसमें असर्टिव कम्युनिकेशन में ये शामिल है, यानी कि मुखर संचार में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। चलो 23 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है। प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है, तो पूरा ध्यान देना और उपस्थिति रहना यही प्रमुख घटक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। 23 नंबर का प्रश्न है डैश डैश डैश। 23 नंबर का प्रश्न क्या है कि डैश 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 विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। तो क्या प्रोत्साहित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओपन एंडेड प्रश्न, यानी ऑप्शन तीसरा, ओपन एंडेड प्रश्न विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं 24 नंबर का प्रश्न, ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है। तो ईमेल हमें लिखने के लिए कौन सा अच्छा अभ्यास पूछा है ना, तो पहला बोल रहा है अनौपचारिक भाषा और संक्षिप्त अक्षरों का उपयोग करें नहीं। अनौपचारिक भाषा का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना प्रूफ रीडिंग के ईमेल भेजें। देखो बिना प्रूफ रीडिंग का ईमेल भेजेंगे तो गलत हो सकता है, इसको भी नहीं करना है। और अगला ऑप्शन क्या है कि एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना। चलो आगे का प्रश्न देख लेते हैं, संवारना शामिल है। संवारना शामिल है क्या, संवारना यानी कि अपना ख्याल रखना, हाँ। अपने मसूड़ों और दांतों की देखभाल करना, इसमें भी संवारना हो जाएगा। त्वचा की देखभाल आदि, हाँ ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी चौथा। 26 नंबर का प्रश्न कर रहा है व्यक्तित्व से तात्पर्य है। तो व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्यवहार, विचार और भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न को ही व्यक्तित्व कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तित्व विकास को आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो है व्यक्तित्व विकास को आकार देने में हमारा अनुवांशिकता भी निभाता है, प्रारंभिक अनुभव भी, सांस्कृतिक मानदंड भी, ये सारे चीज़ें हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी चौथा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारण है। तो देखो हमें पर्यावरणीय निर्धारण कहा है ना, तो पहला ऑप्शन कह रहा है अनुवांशिक। अनुवांशिक तो बायोलॉजिकल निर्धारण है। परिवार का पालन पोषण, तो हाँ ये है बिल्कुल सही ऑप्शन। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। चलिए 29 नंबर का है कि ड्रेस का चयन के आधार पर करना चाहिए। ड्रेस हमें किसके आधार पर चयन करना चाहिए, तो देखो जो ड्रेस है वो अवसर यानी वेकेशन, यानी कि शादी विवाह चल रहा है तो उसके लिए अलग प्रकार का ड्रेस चलेगा, हाँ ये बिल्कुल सही है। और मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, मेला वाला है, तो उसका उस वेकेशन पर आप अलग ड्रेस करेंगे तो अवसर हो जाएगा। जलवायु यानी ठंडी के मौसम में कुछ और प्रकार का ड्रेस, गर्मी में कुछ और, बरसात में कुछ और, तो ये जलवायु वाला भी सही हो जाएगा, व्यक्तित्व वाला भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, उपरोक्त सभी। ड्रेस चयन करने के आधार ये सभी हो सकते हैं। चलिए 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कॉरपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सा है। तो देखो सबसे पसंदीदा पोशाक है वो है व्यावसायिक औपचारिकताएं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब 31 नंबर का प्रश्न है कि इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय किन बातों से बचना चाहिए। तो देखो हमें किन बातों से बचना चाहिए, पहला कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडी होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडी तो होना नहीं चाहिए। दूसरा है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श करना चाहिए, ये हो सकता है। और आगे कह रहा है कि सही फिट सुनिश्चित करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। यह सुनिश्चित करना कि रंग और रूप ये भी ज़रूरी है। और हमसे क्या पूछा है कि
बचना चाहिए। तो हमें बचना किससे चाहिए, बचना चाहिए पूछा है ना, तो हमें बचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेडी ना हो। तो ऑप्शन इस प्रकार से फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलो अब 32 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन है चमकदार गहने या चेन पहने नहीं, फंकी मेकअप करें ये भी नहीं हो सकता, महंगे कपड़े पहने नहीं, औपचारिक फिट इन रहें। तो हाँ ये हो सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा चौथा। 33 नंबर का प्रश्न है कि किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए। क्योंकि इसका हो जाएगा कि मेकअप आपके अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखाते हैं। तो ऑप्शन पहला। 34 नंबर का प्रश्न है कि आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो हाथ मिलाएं और मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलो 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। डैश 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 को पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो ये हो जाएगा औपचारिक बिजनेस सूट या पोशाक को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड वाला। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है। तो सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है, आकर्षक और असाधारण कपड़े पहनना नहीं, आकर्षक नहीं पहनना चाहिए, असाधारण भी नहीं, इस तरह के कपड़े पहनना जिससे आत्मविश्वास और व्यावसायिकता बढ़े। हाँ इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो ये सफलता के लिए पोशाक का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड। चलो 37 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है। ये 36 नंबर ही था, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लिए हैं, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। अब 37 नंबर का प्रश्न है कि औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य क्या है। तो औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य है कि वे प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखाने के लिए इसका होता है। हम लोग से 37वां प्रश्न पूछा है कि औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखाने के लिए होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। चलो 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त हेयर स्टाइल है। तो औपचारिक यानी कि ऑफिशियली तरीके से, तो कैसा हेयर स्टाइल, गंदे और बिखरे बाल नहीं, चिकना वन या साफ पैनीटेल ये हो सकता है, रंगीन और विलक्षण केस नहीं, गीले और बिना स्टाइल वाले बाल नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि डैश 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 आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। तो क्या पहना जाता है, ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट हार नहीं, बड़े बकल के साथ आकर्षक बेल्ट नहीं, मिनिलिस्टिक घड़ियाँ या स्टंट बालियाँ। तो घड़ियाँ पहन सकते हैं, ये हो सकता है ऑप्शन। तो 39 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 39 का तीसरा। और 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों जरूरी है। क्योंकि यह ताजी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है, इसलिए आवश्यक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। और 41 नंबर का 41 नंबर का प्रश्न है कि मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सक क्या है। यह है कि हमें प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करना चाहिए ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकेंड। 42 नंबर का प्रश्न है कि डैश 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 सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। तो हमें बताना है कि जो सांस की दुर्गंध है वो क्यों आती है। तो नियमित ब्रश करेंगे तो सांस में दुर्गंध नहीं आएगी। हमसे पूछा है कि कौन देता है, तो नियमित ब्रश नहीं हो जाएगा। रोजाना फ्लोसिंग करना नहीं हो, ये भी नहीं होगा। पीने का पानी ये भी नहीं। जीभ साफ न रखना ये हो सकता है। यानी कि अगर आपका जीभ साफ नहीं है, तो ये आपके सांसों से दुर्गंध आएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 43 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समूह चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। समूह चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए, कैसे आगे बढ़ाने चाहिए, सत्यता के साथ आगे हमें बढ़ानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। 44 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समूह चर्चा में डैश 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 से बचना चाहिए। क्या से बचना चाहिए, प्रश्न पूछने से बचना चाहिए, नहीं प्रश्न तो पूछना ही चाहिए।
आगे कर अब बोलने वाले तथ्य, इससे भी नहीं। तेजी से बोलना, हाँ ये इससे बचना चाहिए। स्पष्टता के साथ बोलना, इससे तो नहीं। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा, यानी कि समूह चर्चा में तेजी से बोलने से हमें बचना चाहिए। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार के साक्षात्कार में फ़ोन पर संचार शामिल होता है? तो जो टेलीफोनिक संचार होता है ना, इसमें जो है फ़ोन साक्षात्कार होता है, फ़ोन के पर साक्षात्कार शामिल होता है, यानी कि टेलीफोनिक साक्षात्कार ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारे फ़ोन से संचार होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 46 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो देखो इसका तो हम सभी उपयोग किए हैं। इसका हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम सभी लोग एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। हम सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए ही होंगे और एक दूसरे से संचार भी किए होंगे, तो हम सभी जानते ही हैं इसको, तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है कि साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनना शामिल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सुनने वाले चरण में ना। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है कि किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य है। समापन चरण का क्या उद्देश्य होता है? साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य होता है। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है कि आमने सामने साक्षात्कार है। आमने सामने यदि साक्षात्कार हो रहा है तो ये किस प्रकार का साक्षात्कार है? फ़ोन पर आयोजित साक्षात्कार? नहीं। फ़ोन पर आयोजित साक्षात्कार तो नहीं। व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित एक साक्षात्कार नहीं। ईमेल के माध्यम से नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला, व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार आमने सामने साक्षात्कार है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को हम समझ सकते हैं। यदि कंपनी साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करें तो कंपनी के संस्कृति और मूल्यों को समझ सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला। तो ये भी हमारे टोटल ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 2024 का और 2025 का दोनों का पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। आप लोग इसको एक बार 2 बार अच्छे से देख कर ही आप लोग जाइएगा। 7 जनवरी को जिसका भी पेपर होगा, 7 जनवरी को वो इन दोनों पेपर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जिसका भी होगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और एक बात और, जब 7 जनवरी को आप लोग का पेपर हो जाएगा तो आप लोग इसी चैनल पर आइएगा। 7 जनवरी को जिसका पेपर हो जाएगा इसी चैनल पर आइएगा और हम इसका आंसर भी कराएंगे 7 जनवरी को। 7 जनवरी को 12 बजे के बाद जो पेपर होगा उसका आंसर हम इसी चैनल पर डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।